टीचर्स क्लास 5 की बुक साइंस चैप्टर नंबर 3 पहला स्टार्ट और चैप्टर नंबर 3 का नाम है द प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का नेम है द प्लांट वर्ल्ड। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक आप वॉच कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। टॉपिक नंबर 1 है फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जी बेटा, तो जानते हैं आप इस पूरे वर्ल्ड में बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स तो वो भी हैं जो आप जानते भी नहीं। ठीक है, मीन्स कि आपको मालूम है कि चंद प्लांट्स हैं जिन पे फूल होते हैं और कुछ प्लांट में फूल होते नहीं हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट में जो है वो फ्रूट भी हैं और कुछ प्लांट में फ्रूट होते नहीं हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स के सीड के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और कुछ प्लांट है वो सीड के बगैर ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, तो बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारी है वो सिमिलैरिटी भी है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो अपनी अपनी भी है। ओके, मींस के चंद प्लांट्स फ्लोरिंग हैं, चंद प्लांट्स नॉन फ्लोरिंग प्लांट भी हैं। ओके, कुछ प्लांट्स जो है वो सिर्फ फ्लोरिंग हैं, उन पे है कुछ पे फल हैं, कुछ पे फल है वो ग्रो नहीं भी होते। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज के बेस पर जो तमाम प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। ओके, तो इस तमाम प्रॉपर्टीज के बेस पर जो प्लांट्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है तो वो क्लासिफिकेशन हम आज यहाँ स्टडी कर लेंगे। तो प्लांट्स की जो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं उनमें से जो फर्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे प्लांट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेपरेट भी हैं। तो इन तमाम प्लांट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर जो तमाम प्लांट्स को मुख्तलिफ क्लासों में बांट दिया गया तो उन क्लासों के बारे में हम आज स्टडी कर लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, इनकी पहली क्लास है उसको हम बोलते हैं वो है एंजियोस्पर्म। जी, तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है और एंजियोस्पर्म जो है इनको हम बोलते हैं इनमें वो सारे प्लांट्स आएंगे जो फ्लोरिंग प्लांट्स मींस के जिनमें फ्लावर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ओके, तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट टाइप है वो है एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइप के शामिल तमाम प्लांट्स में फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के थ्रू ही ये रिप्रोडक्शन कर देते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये इन फ्लावर्स के अंदर जो है वो सीड होते हैं। ठीक है, इन फ्लावर्स के अंदर इन प्लांट्स के सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड्स हैं इन सीड्स के थ्रू ही ये नए प्लांट्स इस तरह के नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म फर्स्ट टाइप है। इस टाइप का नाम फ्लावरिंग प्लांट्स भी है क्योंकि इनमें फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के अंदर सीड्स हैं। जब एनिमल्स इनको खाते हैं या इनके ऊपर बर्ड्स आके बैठते हैं तो इन फ्लावर्स के सीड्स को इर्द-गिर्द फैल देते हैं। ओके, तो जहां पर फैलते हैं अगर वहां पर कंडीशंस अच्छी हो तो वहां पर वो जो सीड्स हैं वो नए पौधे की शक्ल में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप थी। आगे है टाइप नंबर 2 वो है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, टाइप नंबर 2 है जिम्नोस्पर्म्स। जी, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है और इनमें जो आपके पास फर्स्ट टाइप थी एंजियोस्पर्म्स फ्लोरिंग प्लांट्स हैं लेकिन इनमें
ट्रांसपोर्टेट मींस कि जो रूट्स जड़ है, जो जड़ जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचती है और उसको पूरे पौधे में भेजती है, या फिर जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो प्लांट अपनी खुराक क्या करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो ये टाइप है जिम्नोस्पर्म, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेट का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। मींस कि इनमें रूट भी है, स्टेम भी है, ट्रंक्स भी है, लीफ भी है, प्रॉपर हर चीज होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉपर जो है वो भी होता है, इनके रूट के थ्रू पानी और न्यूट्रिएंट्स तमाम प्लांट में जो है वो पहुंचते हैं, और लीफ में खुराक करने के बाद जो फूड है, ओके, जो फोटोसिंथेसिस लाइफ की प्रोसेस में लीफ में फोटोसिंथेसिस से वो खुराक बना लेता है, उस फूड को, उस ग्लूकोज को वो बाकी प्लांट में भी भेजता है। तो ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम है इस टाइप का, ओके। और ये नॉन फ्लावरिंग है, लेकिन इनमें सीड्स जो है सीड्स होते हैं, ओके, बट ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब इसकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है, ओके, टाइप है, इसकी जो टाइप्स है, फर्स्ट टाइप है कॉनिफर्स, फर्स्ट टाइप है कॉनिफर्स, ठीक है। ये कॉनिफर्स को हम बोलते हैं ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, मींस ये सारा साल जो है इसके जो लीव्स हैं, इसके जो पूरा प्लांट है ये सारा साल ये ग्रीन होता है, ओके। बाकी प्लांट्स की मानक इसके जो लीव्स हैं, ये जो कलर है वो कभी भी जो है वो येलो या लीफ दोबारा तो आएंगे नहीं, मींस ये सारा साल ग्रीन है। और इसी बेस पर इसको हम बोलते हैं कि ये एवरग्रीन है, कि सारा साल ग्रीन होता है। और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर ये आमतौर पर उन एरियाज में है जहां पर सर्दी बहुत होती है, मींस कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले, जमीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में है, जहां पर जो है वो ग्लेशियर्स भी है, बर्फ भी है और बहुत ठंड होती है, ओके। तो इन में जो है जो तमाम लीव्स हैं इस कॉनिफर प्लांट के, तमाम लीव्स है ना, ये तमाम लीव्स नीडल देखिए सुई की शेप के हैं, और इसमें तमाम जो मींस के फ्रूट है, फल है, या फिर आप समझ लें कि इसमें जो है लीव्स के सेंटर में कोन भी होती है, ओके, कोन भी है। और इस टाइप में शामिल है पाइन का ट्री, आप जानते हैं और आप खाते भी हैं पाइन को, जो येलोइश कलर का फल है, ओके, पाइन। तो इसमें इसके नीडल की मानक जो है वो लीव्स है, और इसमें कोन्स होती हैं, ठीक है। इस बेस पर ये जिम्नोस्पर्म टाइप का है, ये है कॉनिफर्स, जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट, कि ये सारा साल है वो इसके लीव या जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 इसकी जिम्नोस्पर्म की टाइप नंबर 2 जो है, ये इसकी जो बाद भाग है वो है फर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, फर्न्स है। और फर्न जो है इसमें रूट फिर स्टेम फिर ट्रंक्स फिर लीफ, इनके हर चीज और ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। इसमें रूट के थ्रू पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे प्लांट में, और लीफ के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ये प्लांट अपनी खुराक क्या करता है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, ओके। और ये मींस कि ये अदर वास्कुलर प्लांट्स की मानक भी होते हैं। इस सिस्टम की प्रेजेंस से ये वास्कुलर प्लांट की टाइप में भी आते हैं, क्योंकि वास्कुलर प्लांट वो प्लांट हैं जिनमें ये रूट स्टेम या फिर ट्रांसपोर्टेट का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो ये है फर्न्स, ओके। और फर्न्स में जो रिप्रोडक्शन है, मींस कि ये प्लांट जब अपने जैसे अदर प्लांट्स को ग्रो करेंगे या इनसे जब दूसरे प्लांट पैदा होंगे तो वो सीड के जरिए नहीं होंगे, ठीक है। इनमें इनके जो लीव्स हैं वो लीव्स के ऊपर या आमतौर पर लीव्स के अंदर जो है वो स्मॉल से स्पोर्स बनते हैं दाने से, ओके। सीड से कम होते हैं, सीड के साइज से कम, लेकिन बहुत ही लाइट जो है वो लीव्स मींस के पत्तों के ऊपर और खास तौर पे अंदर स्पोर्स, ओके, दाने से बन जाएंगे।
वो दाने जब बिल्कुल पक जाएंगे तो लीफ उन दानों को फेंक देंगे, उन स्पोर्स को फेंक देंगे, तो वो जहां जहां फैल जाएंगे वहां से नए पौधे जो है वो बन जाएंगे। तो ये अपने जैसे नए प्लांट सीड के थ्रू नहीं, स्पोर्स के जरिए पैदा करते हैं। तो ये है फर्न्स, ठीक है। तो फर्न्स के बाद इसी पेज के लास्ट में एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक बॉक्स में मालूमात है, वो भी आपको मालूम हो। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज द टाइटन आर्म, ठीक है। तो ये दुनिया में सबसे बड़े जो है वो बीज का नाम है, ये आपको याद हो। उसके बाद प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल किस शेप का है और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो प्लांट सेल की शेप को हम जरा मींस के समझते हैं जी स्टूडेंट्स। जी बेटा, तो प्लांट सेल, तो आपको प्लांट सेल के डायग्राम और प्लांट सेल की डायग्राम को लेबल करना आता हो और प्लांट सेल के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आप जानते हैं जी। तो प्लांट सेल जो है ये फर्स्ट किस शेप का है प्लांट सेल, ये क्या है, ये है प्लांट सेल, ओके। जो इसकी आउटर वॉल है इसको हम बोलते हैं कि ये है सेल वॉल, क्या है ये सेल वॉल है, यानी ये प्लांट सेल की बैरूनी वॉल है जो अंदर के तमाम पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ये सेल वॉल है, ओके। सेल वॉल के बाद जो अंदरूनी पार्ट है इस तरह का, ठीक है, एक लेयर और है, उस लेयर को हम बोलते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये सेल मेम्ब्रेन ये, ओके। तो पहली लेयर जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद जो सेकंड है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर एक गोल सी चीज है, गोल है, इसको हम बोलते हैं ये सेल का जी स्टूडेंट्स। तो हम जो है स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल, इनके प्लांट सेल किस शेप का है, ओके। प्लांट सेल जो है वो किस शेप का है, आपको उसकी शेप ड्रॉ करना आती हो, और प्लांट सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं, तो ये प्लांट सेल की डायग्राम है, ठीक है, ओके। प्लांट सेल जो एक सेल है, ओके, आपकी बॉडी भी जो है मिलियन और बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनाई गई है, ओके। लेकिन प्लांट में या कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल भी हैं, ऐसे स्मॉल जो है बैक्टीरिया टाइप थिंग्स भी हैं जिनमें एक सेल होता है, ओके। तो ये प्लांट का एक सेल है, शेप उसकी तो आपको ड्रॉ करना आती हो और मुख्तलिफ पार्ट्स को लेबल करना भी आता हो। तो सेल की बैरूनी वॉल जो सबसे आउटर तय है या लेयर जो है उसको हम बोलते हैं ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल की सबसे बैरूनी लेयर है वो है सेल वॉल, उसके बाद जो उससे आगे वाली है वो है सेल मेम्ब्रेन, और उस पूरे सेल में जो लिक्विड सा फैला हुआ है ये सारा इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और फिर ये स्मॉल से सर्कल्स हैं इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो सेंटर में बड़ा सा है ये चीज ये है वैक्यूल, और फिर सेंटर में ये ऑलमोस्ट या कॉर्नर पर जो इस क्लोरोप्लास्ट से जरा लार्ज है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये प्लांट सेल की शेप है, आपको शेप ड्रॉ करना आती होगी। और इस प्लांट सेल के टॉपिक के बाद आपका इस चैप्टर का टॉपिक है सीड्स एंड स्पोर्स, ठीक है, सीड्स एंड स्पोर्स। तो सीड्स को हम पहले समझते हैं कि सीड या फिर इसका मायने है बीज, ओके। तो सीड जो है उसकी मीन्स के साथ क्या होती है हम समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट करें कि आपने बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर
आपने आपको शायद याद हो या आपने वॉच कर ली हो कि सीड दाने होते हैं, ओके, एक प्लांट के बीज सीड, ओके, या फिर आपके घर में अगर जो है वो वीट है, जिसके गंदम है, तो गंदम के भी बीज है, दाने हैं, ठीक है। तो एक जो सीड है, एक सीड आमतौर पर जनरली एक सीड अगर आप एक सीड को दरमियान से काटे ना, एक सीड को दरमियान से काट लें, या जब आप सीड को जमीन में बो देंगे, ओके, और वो वहां से इसके रीजनरेट हो रहा हो, तो तब आप उस सीड को वॉश कर लें और सीड को दरमियान से काटें और वॉश करें, तो इस तरह की शेप आएगी उसकी, ओके। तो ये जो इसका आउटर जो सीड का सबसे बैरूनी इसकी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ये सीड कोट है। ये क्या है? ये है सीड कोट। ये है सीड कोट, ये सीड की बैरूनी तह है जो सीड के अंदर हर चीज को सेव कर रही है, ओके। यहाँ फिर इसका एक और नाम भी है टेस्टा, ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, एक और नाम भी है। और बीज के, ओके, इस अपर लेयर के बाद जो बीज का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, जो बीज का बिल्कुल सेंटर में डाउन में, ओके, बेस में एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ये एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो, बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो ये लाइफ का सिंबल है, इससे ही नया पौधा फूटता है, ओके। तो बीज के बिल्कुल बॉटम में इसको हम बोलते हैं कि ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। जब एम्ब्रियो है वो फूटता है, तो एम्ब्रियो से, ओके, जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और फूड मिलती है, पानी, ठीक है, जब ये एम्ब्रियो फूटता है तो एम्ब्रियो से जब पहला एक लीफ या पहली एक शाख जब बाहर आती है, ओके, एक बहुत ही लाइट और बारीक सा पत्ता नुमा चीज बाहर आती है एम्ब्रियो से, ओके, तो उसको हम बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं कि ये है कोटिलेडन, ठीक है, ये है कोटिलेडन, ओके। और बाज पौधों में ये कोटिलेडन जो बीज से बाहर एक लीफ आता है, ये आती है एक, मींस ये कोटिलेडन एक होगी। जिन बीज में कोटिलेडन एक होती है उनको हम बोलते हैं मोनोकोट, क्या वो सीड है मोनोकोट, ओके। और जिस एम्ब्रियो से दो कोटिलेडन आती है बाहर, उनको हम बोलते हैं डाइकोट, ओके। तो बीज की दो टाइप है, एक है मोनोकोट और एक है डाइकोट। मोनोकोट में कोटिलेडन एक होता है, डाइकोट में दो होते हैं, ठीक है। तो ये है वो सीड है, और इसके अंदर जो ये इस एम्ब्रियो के इर्द-गिर्द जो सारा जो है लिक्विड है, जो एम्ब्रियो की फूड है, ओके, तो एम्ब्रियो को तमाम न्यूट्रिएंट्स फ्राहम कर रहा है ताकि एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर जाए, ओके, और बीज फूट कर बीज के अंदर से पौधा बाहर आए, ठीक है। तो इस लिक्विड को हम बोलते हैं कि ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया सीड के बारे में, और सीड की दो टाइप, डाइकोट और मोनोकोट भी पढ़ ली है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जी स्टूडेंट्स, तो सीड की पूरी डायग्राम समझने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। के सीड की जर्मिनेशन, इसका मतलब है कि जब एक बीज, एक सीड से नया पौधा पूरा बनता है, कि सीड किस तरह अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, कि सीड से पूरा पौधा कैसे बनता है, ये समझना है आपने, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। इस तो आपका टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। ये सीड से नया पौधा बनने का अमल क्या है, ये मानिए इसका। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब बीज जो है, जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशंस ना दी जाए, हालात साजगार ना हो, इसके हवा, हीट, पानी सब कुछ हो, तो फिर ही बीज जो है वो एक नए पौधे की शक्ल में आता है। अगर ये सब थिंग्स ना हो तो बीज जो है वो नए पौधे को पैदा नहीं कर पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक फूल या प्लांट में जो बीज होते हैं, जो बीज फैलते हैं,
वो सारे बीज प्लांट की शक्ल में आते नहीं है, कुछ भी आते हैं। जिनको हालात साजगार मिल जाए उनसे जो है वो नए प्लांट बनते हैं। अब देखें कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं जो सीड से नया पौधा बनने के लिए जरूरी हैं। पहली है कि आप उसके वाटर हो, कि सीड को हासिल हो वाटर। नंबर टू है ऑक्सीजन। नंबर थ्री है लाइट। और नंबर फोर है हीट। ठीक है, तो ये वो चार चीजें हैं। अगर सीड को मिल जाए प्रॉपर तो फिर जो सीड है ये नए पौधे की शक्ल में आता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पर 5-6 स्टेप्स हैं जो जनरेशन ऑफ सीड के स्टेप्स हैं। ये तो वो थिंग्स है ना कि ये चीजें मिल जाए तो सीड जो है वो नया पौधा बन सकता है। तो नया पौधा बनेगा, इसके स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म है, मींस के सीड जो बीज है, ओके, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो मैंने पहले बयान किया कि एम्ब्रियो से ही नया पौधा फूटता है, लाइफ होती है। ओके, उस एम्ब्रियो के इर्द-गिर्द जो एंडोस्पर्म है, जो एक लिक्विड है, वो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो के लिए फूड है। ओके, जब एम्ब्रियो उसको सोखता है, ओके, मींस के एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो फूलता है, फूल के फिर फट जाएगा। क्या फटता है? उसके अंदर से एक भाग आता है कोटिलेडन। ठीक है, और साथ ही रूट्स। ओके, जब रूट्स जमीन में फैलती हैं तो वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स और पानी को जज़ब कर लेती हैं। जब वो जज़ब कर लेती हैं तो बीज फूलता है और बीज भी फट जाएगा और कोटिलेडन इसके एक लीफ सा बाहर आएगा और वो जो लीफ है फिर एक स्टेम में और जो है ब्रांचेस में और लीफ में पूरा पौधा जो है वो बन जाएगा। तो ये है अमल जनरेशन ऑफ सीड का। आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स के जब प्लांट जो है वो ग्रो, एक पूरा प्लांट बन जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट भी है या फिर उस प्लांट में वो फ्रूट प्लांट है, फल है। ओके, या जिस तरह भी प्लांट में जहां भी उसके सीड्स हैं, ओके, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं, या फिर फ्रूट प्लांट्स हैं तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ठीक है, तो वो जो सीड हैं, बीज हैं, वो किस तरह स्कैटर का मानिए फैलना, किस तरह फैलते हैं, और जब फैलते हैं तो जहां जहां गिर जाएंगे जमीन पर तो वहां से उस जैसे नए पौधे बनते हैं। तो ये स्कैटरिंग मींस के बीज का फैलना। ओके, फैलना ये कैसे होता है? तो ये मींस जब फ्लावरिंग प्लांट्स हो तो फ्लावर्स को या फ्रूट प्लांट हो, फल हो, उन फल को या फ्लावर्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो खाते भी हैं और बीज को फेंकते भी हैं। ओके, जब उनके ऊपर इंसेक्ट या बर्ड्स बैठते हैं तो वो भी खाते भी हैं और बीज फेंकते भी हैं। या कुछ बीज जो है ना, कुछ बीज स्टिकी होते हैं, ये गिले होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक कर दूध राह जाकर गिर जाएंगे। ओके, इस तरह बीज फैलते हैं और जहां जहां बीज गिर जाए वहां से नए पौधे, अगर वहां पर हालात साजगार हो, ये चार चीजें हो तो वहां पर जो है वो बीज एक नए पौधे की शक्ल तैयार कर लेगा। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ सीड। ठीक है, आगे टॉपिक है स्पोर्स का। आप जानते हैं कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है या तो सीड बीज की हेल्प से या फिर स्पोर्स की हेल्प से। कुछ पौधे कुछ प्लांट्स सीड के जरिए नए पौधों को ग्रो कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स स्पोर्स के जरिए। स्पोर्स क्या है ये आप समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्स का। जी बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स लीव्स। ठीक है, लीव्स के ऊपर या आमतौर पर लीव्स के बॉटम में, ओके, अंडर द लीव स्मॉल स्मॉल से दाने बन जाते हैं। ठीक है, स्मॉल से दाने बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, जो बीज से स्मॉल है, हल्के भी हैं, तो पूरे लीव पर स्मॉल से दाने बन जाएंगे, वो है स्पोर्स। जब वो बिल्कुल जो है वो पक जाए तो वो स्पोर्स हवा के सहारे फैल जाएंगे। ठीक है, और वो जमीन पर गिर जाएंगे और फौरन ही अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। बीज को तो अगर हालात साजगार मिल जाए तो वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन स्पोर्स जल्दी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है स्पोर्स। ओके,
तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 3 एंड है जी स्टूडेंट्स। तो ये तमाम टॉपिक समझने के बाद आपको याद भी हो। थैंक यू बेटा। अब हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 जी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अदर लिविंग थिंग्स। अदर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो जानदार हो, ओके। तो अदर लिविंग थिंग्स इस चैप्टर में जिन 3 लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो ये, ठीक है, वो है ये जो इसका फर्स्ट टॉपिक है 4.1 फर्स्ट टॉपिक है वो है ये फंजाई, फंजाई, और नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और नेक्स्ट है एंड प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टास। तो इस चैप्टर में हम 3 लिविंग थिंग्स जो आमतौर पर जो है हम नहीं, जो है हमारी लाइफ में इतना इसका यूज है नहीं, या वो बहुत ही स्मॉल है या थोड़े से साइज में लार्ज भी हैं, बट हमारी नेकेड आई से जो है वो अनसीनेबल है, ओके। या अगर वो सीनेबल नहीं है तो वो इस तरह की है कि हमारी रोजमर्रा लाइफ में उसका यूज कम है, ओके। अगर यूज है तो हम जानते नहीं, ठीक है। और यहाँ जिनको हम लिविंग थिंग्स मानते हैं, या हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको छोड़कर बहुत ही स्मॉल थिंग्स हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है अदर लिविंग थिंग्स, ओके। उन अदर लिविंग थिंग्स में जिनके बारे में आज जानेंगे इस चैप्टर में, उनमें फंजाई है, उनमें बैक्टीरिया है, उनमें प्रोटिस्टा, ठीक है। ये 3 लिविंग थिंग्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। पहले फंजाई के बारे में, पहले हम फंजाई के बारे में जानते हैं। तो फंजाई जो है इसको पहले साइंसदान मानते हैं कि ये एक प्लांट है, लेकिन फंजाई एक प्लांट नहीं है। क्यों? कि फंजाई प्लांट की तरह अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ओके, और ना ही फंजाई प्लांट की तरह अपनी खुराक तैयार कर देता है, ओके। तो फंजाई में खुराक को तैयार करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, ना ही अपने आप को पौधों की मानद रिप्रोड्यूस के नए पौधे पैदा कर लेगा, ये भी काबिलियत है इसमें। और फिर इसमें स्टेम, लीव और रूट मींस ये जड़, तना या शाखें, इस तरह की कोई चीज नहीं इसमें। तो जो साइंसदानों का पहले मानना था कि ये फंजाई प्लांट है, तो अब जो है ये तमाम प्रॉपर्टीज फंजाई के बारे में जानने के बाद ये उनका मानना है कि फंजाई जो है वो प्लांट नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंजाई वो फंजाई की इस तरह की शेप है कि वो दूसरे पौधों या दूसरे जानवरों या इवन इंसानों की बॉडी पर चिपक के जो है इंसानों की बॉडी या दूसरे जानवरों या दूसरे पौधों की बॉडी के साथ चिपक कर जो है उस बॉडी के न्यूट्रिएंट्स उस बॉडी से खुराक लेकर अपने आप को ग्रो कर लेता है, ठीक है। मींस कि अपनी खुराक बनाने का काबिल ये नहीं होता। ये जिस पौधे या जिस जानवर या इवन ह्यूमन के साथ जब चिपकता है तो फिर वहां से अपनी खुराक लेकर अपने आप को जो है वो ग्रो कर लेता है, ओके। तो ये फंजाई मींस अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में या पाँव पे जो एक है फंगस सीड पैदा होती है, तो आमतौर पर वो पेशेंट जो डायबिटीज के हो उनमें फंगस ज्यादा होती है, ओके। फंगस के बाद जो हाथ हैं वो गलते हैं, ओके, गलने होते हैं, ये फंगस है, ठीक है। तो मींस के वहां पर फंजाई जो है वो फंजाई पैदा हो रही है और वो बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेकर जो है वो इसका ग्रो कर रही है। तो फंजाई जो है ये मींस के प्लांट नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज और है, और ये दूसरे पौधों या एनिमल से अपनी खुराक लेकर अपने आप को ग्रो कर लेती है। तो ये है फंजाई, ओके। इनमें मशरूम एक है वेल नोन फंजाई है जिसको हम खाते भी हैं, ओके। बात है उसकी सारे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक ये एक चीज है, ओके। ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ है, मींस कि ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग है। माइक्रोस्कोपिक का मायने है माइक्रो मींस बहुत छोटी, ओके। माइक्रोस्कोपिक मींस जिसको आम आंख से देखना पॉसिबल ना हो, माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोप के जरिए आप देखेंगे। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप बहुत छोटी चीज को बड़ी करके देखते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, आपकी बॉडी में भी। ओके, तो बैक्टीरिया हर जगह है, लेकिन वो इतना स्मॉल है, इतना साइज में कम है तो उसको देख पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर एनिमल है, मींस के जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही स्मॉल है और ये स्पेशल होता है एक सेल। ओके, तो ये यूनिसेलुलर है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और ये भी दूसरी जो है वो दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे इसके ह्यूमन भी उनकी बॉडी से खुराक लेकर के अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो ये बैक्टीरिया है। तो थर्ड है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा की दो काइंड्स हैं, आमतौर पर दो काइंड्स हैं। ओके, फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं कि ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। और इसको एक टाइप है उसको हम बोलते हैं अल्जाई। ये क्या बोलते हैं? अल्जाई। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ है, ये क्या है? ये भी एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल वाला एनिमल है, लेकिन सिंगल सेल वाली थिंग है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया की मानद एक बॉडी के अंदर रहकर अपने आप को नहीं पालता, बल्कि ये फ्रीली मूव करता है। ओके, ये जिस बॉडी में हो उस बॉडी से न्यूट्रिएंट्स तो हासिल कर लेता है, लेकिन ये फ्रीली चलने के काबिल है और ये इन द फॉर्म ऑफ अमेबा, पानी में भी होता है, जिसको फिश खाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अल्जाई। अल्जाई क्या है? तो अल्जाई जो है ये प्रोटोजोआ की तरह से लार्ज है। ओके, और इसके जो है जो सबसे बड़ी शेप है वो आमतौर पर फिश की मानती है और ये भी आमतौर पर पानी में ही जो है वो ग्रो करता है और ये सिंगल सेलुलर भी है और ये मल्टी सेलुलर भी प्लांट की शेप का होता है। ठीक है, ये है अल्जाई। और उसके बाद है हम समझते हैं कि इन तीनों जो ये तीनों हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, जिनका साइज बहुत कम है, इनके फायदे क्या हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, या फिर खास तौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, क्योंकि फंजाई को और प्रोटिस्टा को आप बहुत करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को आम आंख से देखना पॉसिबल नहीं होता। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में गुड और बैड क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म all good और all bad। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जस्ट लाइक बैक्टीरिया, क्या ये तमाम गुड है या तमाम बैड है? ठीक है, इसके फायदे क्या हैं और इसके क्या इफेक्ट्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि इसके फायदे कुकिंग में और फूड प्रिपरेशन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई टाइप है, इसको आप जो ह्यूमन है वो यूज करते हैं आमतौर पर अपनी फूड प्रिपरेशन में या आमतौर पर बेकरी आइटम्स के अंदर। ओके, बन या फिर रोटी बनाने में या फिर योगर्ट इस तरह की चीज में इसको बनाने में इसका काफी रोल है। अगर ये ना हो तो ये बन ना पाए। ठीक है, तो इसका जो फायदा है वो ये है कि ये कुकिंग में एंड फूड प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। फूड प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है और खास तौर पर जो है वो खास तौर पर इससे आप जो है वो मेक कर लेते हैं ब्रेड। इससे खातर आप ब्रेड मेक कर लेते हैं, ब्रेड मेक करते हैं आप जैसे योगर्ट में कर लेते हैं और चीज में कर लेते हैं, या फिर इससे जो है वो आप सॉर क्रीम है वो में करते हैं। यानी कि तमाम जो बेकरी आइटम्स हैं, योगर्ट है या फिर पिज़्ज़ा की ब्रेड है, ये तमाम जो है ओके
या फिर कुकिंग में भी, ओके, आप इसको चीजों को जल्दी गलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। यानी कि आप इस बैक्टीरिया की हेल्प से ही आप जो है अपने दूध को दही में कन्वर्ट कर लेते हैं, चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, या फंजाई से आप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो ब्रेड को मेक कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट, ओके। आप जानते हैं कि मार्केट से यीस्ट जो है पाउडर के फॉर्म में है, ओके। तो उस यीस्ट को जब आप डालते हैं मींस के एक ब्रेड की मेकिंग में, तो ब्रेड जो है वो फूलती है या पिज़्ज़ा की ब्रेड फूलती है, तो वो यीस्ट की फंजाई की वजह से ही है, ठीक है। तो ये इस तमाम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फायदे हैं, ओके। उसके बाद है इसका फायदा डायसीज कंट्रोल में भी है, ओके। अगर आपको जो है मुख्तलिफ बैक्टीरियल डायसीज हैं तो उनको भी इनके जरिए ही आप ठीक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? तो इसका जो है जो फायदा है, अब आप पढ़ते हैं, ये प्रिवेंटिंग डायसीज, प्रिवेंट का मानी रोकना, ठीक है। ये प्रिवेंटिंग डायसीज के डायसीज से रोकना या डायसीज से वो ठीक करना, ओके। यानी कि आप जो है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनको एज एंटीबॉडी बॉडी में डालते हैं, ओके। इंजेक्शन या मुख्तलिफ मेडिसिन के जरिए आप उनको अपनी जो है बॉडी में डालते हैं एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मींस जो अंदर जो मींस के बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को मारने वाले एंटीबॉडी ये अंदर जाके उन हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं और बॉडी को ठीक करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ वैक्सीन में, मुख्तलिफ इंजेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका फायदा भी है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल बेनिफिट। क्या है? नेचुरल बेनिफिट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल बेनिफिट क्या है इसका? ये कुदरती तौर पर अगर आपके इर्द गिर्द तमाम ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, जिसके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, ये आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं, तो इनका जो है वो कुदरती तौर पर नेचुरल तौर पर फायदा क्या है? आप जानते हैं कि जब मुख्तलिफ जानवर मर जाएं, ओके, मुख्तलिफ जानवर मर जाएं, तो वो जो है जंगलों में या जो आपके इर्द गिर्द जो है मरने के बाद जो है वो मिलते हैं, अगर वो वैसे रहे तो उनसे बदबू फैलती है, ठीक है। या फिर जब अर्थ के जरिए या फिर सैलाब आए तो मुख्तलिफ प्लांट्स टूट के गिर जाए, फैल जाए, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन सब के अंदर है कि ये डिकम्पोजर का रोल प्ले कर रहे हैं। इन तमाम ऑर्गेनिज्म जिसके एनिमल जो मर जाए या प्लांट जो गिर के टूट गए हैं, इनको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे और जमीन में हल कर देंगे, और ये जमीन में न्यूट्रिएंट मादनियात की शक्ल में हमारे फायदे के लिए होंगे, ठीक है। तो ये नेचुरली तौर पर आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो आगे आओ लास्ट टॉपिक पर कि हाउ ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल, ठीक है, कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको हार्मफुल है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ प्रोटिस्टा की काइंड हैं, ओके, जो आपके लिए हार्मफुल है, जैसे वो आपको जो है वो मुख्तलिफ डायसीज में जो है वो डालते हैं, आपका जो है वो थ्रोट खराब हो या फिर आपको जो है वो कैंसर भी हो, ओके, या फिर आपको जो है वो फीवर है, ओके, टाइफाइड है। तमाम जो डायसीज हैं ये बैक्टीरियल या फंगस डायसीज हैं, ओके। तो ये आपके लिए हार्मफुल है, ये मुख्तलिफ डायसीज का बाइस बनते हैं, ओके, जो आप यह जानते भी हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स एंड है। अब हम है चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 4 एंड है, तमाम टॉपिक समझने के बाद याद हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 साइंस, चैप्टर नंबर 5 का नाम है सॉइल यानी कि
सॉइल जो है जमीन मींस के इस अर्थ की, ओके, जहां पर आप हैं इस जमीन, इस अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली तह है, ओके, सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो एक कोट है उसको हम बोलते हैं सॉइल। ओके, आप जानते हैं कि जमीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पर एक तह है जिस तह में पानी भी है, ओके, जो तह बनती है, जो तह बनती है मिनरल से, वाटर से, एयर से, ऑर्गेनिक मैटर से। जो जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर पर वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स की तह है उसको हम बोलते हैं सॉइल। ओके, वो सॉइल है। ओके, उस सॉइल में वाटर भी है, मिनरल्स भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी है। ऑर्गेनिक मैटर कौन से हैं कि जब ट्रीज और एनिमल्स जो है वो मर जाए तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देगा और जमीन में हल कर देगा, एक मादनियात या न्यूट्रिएंट्स या खाद की तरह वो काम आएंगे, ठीक है। तो वो है ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इन सब से मिलकर बनती है जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो हम बोलते हैं सॉइल, ठीक है। अब जो है आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। अब जानते हैं कि सॉइल कितनी टाइप की है, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी है। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो फर्स्ट टाइप है क्ले और नंबर टू है सैंड और नंबर थ्री है सिल्ट। तो फर्स्ट टाइप हम समझते हैं क्ले, ठीक है। अब चैप्टर में स्टार्ट में फर्स्ट टाइप है क्ले। अच्छा, अब जो तमाम सॉइल है, सॉइल के जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो ब्रिक दानों की शक्ल के ग्रेन्स होते हैं, ओके। क्ले है, इसमें जो इस लेयर जिसको आप क्ले बोलते हैं, इसमें इसके जो पार्टिकल्स स्मॉल ग्रेन या दानों की शक्ल के, उनमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, उनके दरमियान गैप बहुत कम होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ओके। तो फिर पानी जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, ओके, पानी में ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे और ये प्लांट्स जो हैं यहाँ पर जल्दी ग्रो कर जाएंगे। एक इसमें बेड फैक्टर है कि पानी ज्यादा है, ओके, जो अक्सर जो है वो प्लांट्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा है और प्लांट्स जो है वो बेहतर तौर पर ग्रो नहीं कर पाएंगे और मींस के लिए मडी और स्टिकी जो है वो सरफेस अंदर से बन जाएगी। तो ये है क्ले, ठीक है। इसकी टाइप नंबर टू जो है वो सैंड है। सैंड में जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो बहुत मोटे होते हैं, ओके, और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस लेयर में इसके जर्रात के दरमियान पानी बहुत कम होता है। क्यों? कि इनके ग्रेन्स बहुत बड़े हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को जज़ब कर लेंगे और पानी बहुत कम होगा तो और न्यूट्रिएंट भी कम होंगे। तो ये जो है मींस के ये फिर पौधों के लिए फेवरेबल प्लेस है कि यहाँ पौधे ग्रो कर पाएं। तो आगे जो है वो है सिल्ट। आगे जो थर्ड टाइप है वो है सिल्ट। ये सिल्ट है, जो सिल्ट एक सॉइल की तह है, ये बनती है मिनरल से और ऑर्गेनिक पार्टिकल से। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या है, ये मैंने आपको पहले बयान कर दिया कि ये डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स की बाकियात होती हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये इस लेयर में होते हैं और इसकी वजह से इस लेयर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये बहुत अच्छी जो है वो सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। और ये तीन टाइप्स सॉइल के तीन टाइप्स समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाइफ इन द सॉइल, ठीक है। लास्ट टॉपिक है लाइफ इन द सॉइल, तो वो हम समझते हैं। तो इस टॉपिक में हम समझते हैं लाइफ इन द सॉइल के जमीन जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो सॉइल है, उस सॉइल के अंदर जिंदगी का जो है या उसके अंदर एक्टिविटीज क्या हो रही है, ठीक है। जैसे सॉइल के ऊपर लाइफ है वैसे ही सॉइल के अंदर भी लाइफ है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इसके बैक्टीरिया की,
फंजाई की इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है। ओके, मींस कि जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं डेड हो तो ये उनको डिकम्पोज करके जमीन में हल कर देते हैं। ओके, जिससे जमीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ओके और मिलके उनकी फर्टिलिटी में मिलके वो मिलके बेहतरी कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये रेन में या इस तरह की तमाम एक्टिविटी में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और ये तमाम एक्टिविटीज हैं तो खास तौर पर जो है खास तौर पर जो बैक्टीरियाज है या लाइफ इन सॉइल है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो डीकंपोजर का है। ठीक है, कि ये मुख्तलिफ एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को या और भी थिंग्स हैं उनको डीकंपोज करके जो है सॉइल को मिलके फर्टाइल कर रहे हैं। ये लाइफ इन द सॉइल। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स 5 की एंड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।